हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटेड करियर हेल्प एकेडमी। आई एम अक्षय सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 जो कि आपके एनसीईआरटी 9th क्लास का है। तो इसमें ये जो टॉपिक है दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये बेस बनता है, केमिस्ट्री का पहला टॉपिक और बेस बनता है हमारे जो भी आगे के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा और ये एक ही क्लास में जो है आपका सारा जितना भी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, कुछ भी अगर आप लेकर चलो, जैसे ये मेरे पास स्टाइलस है, तो स्टाइलस भी क्या है? मैटर है, क्योंकि क्या है इसमें ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। ठीक है, और क्या कर रहा है? इसका कुछ जो है वजन भी है, कुछ इसने जो है मैटर इसके बीच में मौजूद भी है, कुछ सब्सटेंसेस में मौजूद भी है। तो हम क्या बोलेंगे? इसको मैटर बोलेंगे। ठीक है, अब क्या आती है? क्लासिफिकेशन। मैटर की क्लासिफिकेशन। मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे आएगी? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। मान लीजिए जैसे ये जो है एक आइस क्यूब है। ठीक है, तो ये आइस क्यूब और यहां पे क्या है? एक जो कोई टम्बलर है जिसमें कि पानी भरा है। ठीक है, तो ये वाटर और जो है यहां पे जो है इस तरह से ऊपर की तरफ जो भाप उड़ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको स्टीम बोलेंगे। स्टीम बोलिए या वेपर बोलिए। तो ये क्या है? ये पानी की 3 अवस्थाएं। तो उसी तरह से इसमें क्या है? फिजिकल जो है फिजिकल स्टेट्स है मैटर की। तो ये 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जिनमें कोई भी मैटर जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, आगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये तो थी आपकी फिजिकल कॉम्पोजिशन। फिजिकली जो क्या क्या है, फिजिकल स्टेट में क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब क्या? उनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं है, आपके सिर्फ फिजिकली ही उनकी जो चेंज देखने को मिल रहा है। केमिकल में देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, आप अगले टॉपिक्स में इनको पढ़ोगे। प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है। ठीक है, और आगे प्योर सब्सटेंसेस में बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। प्योर एलिमेंट क्या होंगे? एलिमेंट्स या कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर की बात करें तो ये क्या? होमोजीनियस हो सकते हैं या हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। तो आपको बस याद रखना है, ध्यान रखना है इन चीजों का कि इसमें आगे क्लासिफिकेशन किस तरह से दी गई है। केमिकल में आपकी क्या है कि प्योर सब्सटेंसेज हैं और उसके अलावा क्या बनेंगे? उसमें मिक्सचर बनेंगे और उसमें भी आगे आपको सब कैटेगरीज मिल रही। तो ये क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, इनके बारे में। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूं, दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर कैसा है? देखिए, सबसे पहले मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स होंगे, तो उनसे जो बना होता है मैटर। ठीक है, और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एटम, मॉलिक्यूल, तो ये जो है एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। ये बहुत टाइनी है कि इनको जो है हम किसके थ्रू देख पाएंगे? देखो, एक तो माइक्रोस्कोपिक होता है पार्टिकल, एक होता है आपका जो उससे भी ज्यादा जो माइक्रोस्कोपिक हो। ठीक है, तो उसको हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है बहुत ही छोटे साइज में होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या आएगा? स्पेस भी होगा। जैसे कोई भी 2 पार्टिकल है तो उनके बीच में स्पेस होगा। ठीक है, या ऐसे इस तरह से मान लीजिए जैसे लिक्विड है तो लिक्विड में इस तरह से ये आसपास होंगे पार्टिकल। बट अगर सॉलिड की बात करें तो उसमें क्या होगा? पार्टिकल्स बिल्कुल साथ साथ में जुड़े होंगे, बट फिर भी उनमें क्या होगा? थोड़ा स्पेस होगा। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर सॉलिड की बात करें तो उसमें मूवमेंट नहीं, उसमें थोड़ी मूवमेंट होती है, निग्लिजिबल
मूवमेंट होती है, वाइब्रेशन होती है उसमें, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें मूवमेंट होती है, ठीक है, और गैसेस में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अट्रैक्ट ईच अदर मतलब जैसे कि अब ये स्टाइलस है, स्टाइलस को अगर मैं तोड़ना चाहूंगा तो ये इजीली नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनमें ज्यादा है, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसकी वजह से ये जुड़ा हुआ है, ये बाइंड किए हुए एक दूसरे से, ठीक है। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में क्या है, लिक्विड को हम इजीली इसको कट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके जैसे हम स्विमिंग करते हैं उसको कट करके हम जो है अंदर एंटर करते हैं पानी में। तो और उसी तरह से अगर मैं गैसेस की बात करूं तो उसमें क्या होगा, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में सबसे कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट में आपको लेके चलता हूं। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया गया है, एक एक्टिविटी बताई गई है, बताया गया मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल से बना है, तो पार्टिकल से बना है तो उसके बारे में ये एक्टिविटी है, दैट इज टेक सम वाटर इन अ बीकर। बीकर में हमने वाटर लिया, ठीक है, और डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट। क्या किया, सॉल्ट या शुगर जो है हमने इसमें डाला, ठीक है, और आगे क्या किया, इन इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की तरफ से के साथ में क्या करना है हमने उसको स्टर करना है, ठीक है। द सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। क्या किया हमने, जैसे ये पानी है, पानी में हमने क्या किया, 1 चम्मच चीनी डाली, ये 1 चम्मच जो है हमने नमक डाला। अब अगर मैं इसको ऐसे हिलाऊंगा भी, उसको स्टर करूंगा, तो क्या होगा, उसका लेवल जो पहले था, जब डालने के बाद जितना लेवल था वही लेवल रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये पार्टिकल से बना, पार्टिकल जो उसके बीच में आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो बीच में आ गया वो, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, ठीक है। वाटर में भी क्या है, पार्टिकल है, और जो भी आप सॉल्ट डाल रहे हो या जो भी आप जो है उसमें शुगर डाल रहे हो, तो वो भी उसके क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वो वाटर के पार्टिकल में क्या होगा, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, एक मिक्सचर की फॉर्म में बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, अभी क्या है, दिस शोज द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये बताता है कि मैटर जो है पार्टिकल से बना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपका इस तरह से देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, ये वाटर में हमने डाला इसको, सॉल्ट बोल लीजिए या शुगर बोल लीजिए, फिर क्या है, इसके बाद उसको स्टर किया, जब स्टर किया इसको रॉड की हेल्प से, तो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये क्या बन रहे हैं, ये आपके सॉल्ट के या शुगर के पार्टिकल आ गए, और बाकी जो है आपके वाटर के पार्टिकल आ गए। तो इस तरह से ये शो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इस स्लाइड में क्या गिवन, इस स्लाइड में यहाँ पे गिवन है, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, ठीक है, वेरी टाइनी, इतने टाइनी है कि इनको हम क्या है, इनको हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और उससे भी ज्यादा हमें हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। तो अब देखिए एक्टिविटी क्या बताई गई है, डिसॉल्व 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जब आप क्या करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट जो है पानी में डालोगे, 100 ml ऑफ वाटर उसमें डाला आपने, तो एक कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, कलर चेंज हो गया। फिर क्या किया, टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। क्या किया, इसमें उठाया ये 10 ml और 100 ml वाटर में हमने डाल दिया, उसका कलर चेंज हो गया है, ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। फिर क्या किया, टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये जो सेकंड सॉल्यूशन बना, ये पहली स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, और ये फोर्थ स्टेज है, ठीक है। तो इस तरह से 4 है। अब इसमें क्या बोला, टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। क्या किया, इसमें से जैसे हमने क्या किया, पहले जो पोटेशियम परमैंगनेट में हमने क्या किया, कुछ क्रिस्टल डाले 2 to 3 क्रिस्टल, उससे जो कलर आया उसमें से हमने क्या किया, 10 ml को निकाला और उसको हमने 100 ml वाटर में हमने डाला, तो एक कलर में चेंज आया। अब कलर में चेंज आया तो हमने उसी सॉल्यूशन में से 10 ml हमने फिर से जो है उस सॉल्यूशन को लिया, ठीक है, और क्या किया, वाटर में फिर से डाल दिया हमने, ठीक है, 100 ml वाटर में डाल दिया। रिपीट दिस
प्रोसेस 5 to 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये 5 to 6 टाइम्स हमने क्या करना है, रिपीट करना है इसको, और रिपीट करने के बाद दिस शोज दैट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे इसमें कलर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ज्यादा जो है हमें गहरा कलर दिख रहा है, इसमें क्या लाइट लाइट होता जा रहा है कलर, ठीक है। बोलने का मतलब है कि अगर 2 से 3 अगर क्रिस्टल लेके चले तो उसके थ्रू भी हम जो है पानी का कलर चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें जो पार्टिकल्स है, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं, उसके थ्रू जो है हम इसमें वाटर को कलर कर सकते हैं। ये वाटर में वो टाइनी पार्टिकल्स ही यहाँ पे शो रहे हैं, इसमें ज्यादा थे, इसमें कम है, इसमें कम है, और आगे भी क्या हो रहे हैं, इसमें कम हो रहे हैं। तो ये इसमें इस एक्टिविटी में ये बताया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये अभी जो हमने एक्टिविटी देखी उसी की तरह सेम एक्टिविटी जो पहले देखी। देखिए क्या किया आपने, वाटर लिया, वाटर में कुछ शुगर आपने डाली, कुछ शुगर के क्रिस्टल डाले और उसको स्टर किया आपने। तो क्या होगा, जो वाटर के बीच में जो स्पेसेस है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, उसके साथ साथ में क्या होगा, ये शुगर के क्यूब्स जो होंगे यहाँ पे, शुगर जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। ये साथ साथ में यहाँ पे शुगर पार्टिकल जो है इस तरह से ये इसमें आ रहे हैं। फिर बीच में जो है उसे में मिल गए, ठीक है, कि एक्स्ट्रा नहीं कि कहीं भी वो डिपॉजिट हो गए या कहीं पे जो है बैठ गए, वो ऐसा पार्टिकल्स ऐसा नहीं है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसी के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसिस है उसी के बीच में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है उन वो वहां पे सेटल हो गए, ठीक है, उसके बीच में आ गए, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है इसमें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसमें पेन को लेके चलूं तो इसमें मूवमेंट जो हो रही है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही है, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे हो रही है, मूवमेंट जो भी हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। बट अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में मूवमेंट होती रहती है, पार्टिकल जो है इस तरह से एक से दूसरी तरफ जो मूव करते रहते हैं, ठीक है, मूव करते रहते हैं। अब इन्होंने एक एक्टिविटी बताई, एक्टिविटी को ध्यान से पढ़िए। देखिए बोला टेक सम वाटर इन द बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग दी साइड्स ऑफ द बीकर। साइड से आपने इसको क्या किया, इसको डाल दिया, ठीक है। अब जैसे बीकर में आपने इसको डाल दिया तो क्या आएगा, लीव इट अंडर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू आवर्स। क्या करो, जैसे आपने डाल दिया उसके बाद क्या है ना, छेड़ना नहीं, बिल्कुल भी उसको छेड़ना नहीं है, हम उसको स्टर नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहना है। एक बूंद आपने डाली, ठीक है, या कुछ बूंदे आपने उसमें डाली और उसके बाद क्या है, उसको आपने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। द इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। तो क्या होगा, जो इंक में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कलर है उनमें, और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कलरलेस थे। तो वो क्या है, उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा, वो मूवमेंट की वजह से वो इवनली पूरी जगह फैल जाएगा, वो पूरी जगह फैल गया, उस बीकर में पूरी जगह फैल गया। तो उसकी वजह से वो क्या शो करता है हमें, वो शो करता है कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आप देखिए, नेक्स्ट बताया पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया है इसका, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है अट्रैक्ट करते हैं इस तरह से कि जो जिसमें ज्यादा जो है अट्रैक्शन होगी उसको अलग करना हमें मुश्किल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसे लेके चलें, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी में बताया टेक एन आयरन नेल, ठीक है, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ठीक है। आपने क्या किया, आयरन नेल इस तरह से आपने क्या किया, एक आयरन नेल ले ली, ठीक है, और एक आपने क्या किया, एक चौक का पीस ले लिया आपने, ये चौक का पीस ले लिया, और एक रबर बैंड ले लिया, ठीक है। अब तीनों को हम क्या करेंगे, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय
हैमरिंग, ठीक है, हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, हैमरिंग, कटिंग, स्ट्रेचिंग। तो हैमर करना है, इसको हमें क्या करना है, पीटना है इसको क्या करना है, इसको हमने कट करना है, किसी चीज से कट करना है। और तीसरा क्या है, तीसरा स्ट्रेच करना है। इट इज मोर इजियर टू ब्रेक दी चॉक, इजीली ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग जो पार्टिकल्स के बीच में बाइंडिंग फोर्सेस है वो क्या है, वो एकदम से जो है एकदम से टूट जाए, एकदम से ब्रेक कर जाएंगी, ठीक है। और क्या करेगा, उसके वजह से क्या होगा, चौक जो है टूट जाएगा। ऐसे मान लो अगर किसी से कट भी कर रहे हैं तो कट करके, हैमर करके भी करेंगे तो भी हो जाएगा, अगर हाथ से तोड़ेंगे तब भी टूट जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसकी बात करें, अगर रबड़ बैंड की बात करें तो रबड़ बैंड में क्या होगा, रबड़ बैंड को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है रबर बैंड की, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक होगा, अगर आपने ऐसे किया तो वो क्या अपनी शेप को गेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ क्या है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या आएगा उसमें, वो उसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू चॉक, ठीक है। रबर बैंड को थोड़ा सा तोड़ना डिफिकल्ट है, तो क्या बोला इसमें कि जो चॉक को तोड़ना लेस इजियर है, ठीक है, एज कंपेयर टू रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक दी आयरन नेल, ठीक है। आयरन नेल को तोड़ना मुश्किल है, क्या करिए आप पीटिए उसको, पहले तो हम हाथ से नहीं तोड़ सकते, खींच के नहीं तोड़ सकते, फिर हम क्या करेंगे, उसको पीटना शुरू करेंगे, उसको हैमरिंग करना शुरू करेंगे, हैमर से मारना शुरू करेंगे। जब हैमर से आपने उसको बीट किया तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो धीरे धीरे जो हो उनके बीच में स्पेस बनना शुरू होगा, और क्या होगा, उनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम जो ओवरकम कर लेंगे, तभी हम उसको तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन दी आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स देन द रबर बैंड और चॉक, ठीक है, उससे ज्यादा फोर्स है, ठीक है। इसलिए क्या है, सॉलिड जो भी जो मटेरियल होते हैं उनको क्या करना, उनको कट थ्रू करना, या उनके बीच में से हम हाथ को गुजार, जैसे हवा है, हवा के बीच में से हाथ में इजीली गुजार पा रहा हूं, बट अगर मैं यहीं पे अगर मान लीजिए कोई भी मेरे पास वुडन प्लेट आ जाए, वुडन जो भी हमारे पास मान लीजिए कोई भी शीट आ जाए, कुछ भी इस तरह से आ जाए, या आयरन शीट आ जाए, तो उसको मैं अगर मैं गुजारना चाहूं तो मैं नहीं गुजार पाऊं, क्योंकि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, मेरी जितनी फोर्स लगा रहा हूं मैं, पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरी फोर्स से ज्यादा है, तो मैं उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा हूं, तो इस वजह से क्या होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, इसमें बताया ही स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में गया और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब स्टेट्स ऑफ मैटर है 3, ठीक है। पहली क्या है, पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस, ठीक है। वैसे इसमें 2 और स्टेट पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो आपकी है एक जो है आपने देखा होगा इसमें कि पोलर लाइट जिसको बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा जो है 4 स्टेट मानी जाती है, और बोस आइंस्टाइन जो है एक और से थियोरेटिकल स्टेट है उसको भी माना जाता है, ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट थे जगदीश बोस, तो उनके और जो आइंस्टाइन के उनकी थ्योरी पे एक और स्टेट को जो है बताया साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स है जो कि हमारे लाइफ में हम देखते रहते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड, ठीक है, दूसरी है लिक्विड और तीसरी गैस। अब देखो एग्जांपल, सॉलिड में क्या होंगे, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, लिक्विड में थोड़े कम होंगे, ठीक है, और गैसेस में क्या है, बहुत ही कम होंगे, बहुत कम, ठीक है। बहुत कम होने की वजह से क्या होगा, वो क्या होगा, उसके बीच में से हम जो है उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में से हम हाथ गुजार सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एयर तो हमारे अराउंड सभी जगह, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स हैं, अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्योंकि देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज में से कुछ भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्या बोला गया, पहला बोला गया है सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, डेफिनेट शेप है, जैसे ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, तो ब्रिक में क्या है, एक शेप है और वॉल्यूम है, दोनों चीजें, ठीक है। मतलब इसने क्या है, इसने कुछ एरिया को घेरा भी है और साथ ही साथ क्या, एक फिक्स शेप है, ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ लचीला कुछ है, जैसे एग्जाम्पल लिए स्टाइलस, तो ये यही शेप बरकरार किए हुए, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से यही शेप बरकरार किए हुए, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड। द स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स इज मिनिमम, मिनिमम क्या, निग्लिजिबल आप बोलो, ठीक है, बहुत ही कम स्पेस होता है इनमें, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम है, उस वजह से ही हम क्या कर पा रहे हैं, उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, वो जो अपनी शेप को ऐसे चेंज नहीं कर पा रहा, ठीक है, इजीली। उसके बाद द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम। मिनिमम है और इनमें क्या होती है, इनमें वाइब्रेशन होती है, ठीक है। जो भी मूवमेंट होगी, जैसे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं या हम जो है इसमें हीट को पास कर रहे हैं किसी भी मेटल के थ्रू, मेटल क्योंकि सॉलिड है तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगी उन पार्टिकल्स के बीच में, और वो जो है उस वजह से मिनिमम इनमें क्या होगी, मूवमेंट। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, मतलब इसको लीस्ट कंप्रेसिबल क्या, इनकंप्रेसिबल आप बोल के चलो, बहुत ही कम इसमें कंप्रेस कर पाते हैं हम। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, डिफ्यूजन का रेट भी क्या है इसमें, लीस्ट है। डिफ्यूजन मतलब क्या है, टूटना, टूटने का रेट, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह में जाना, इजिली फ्लो करना, ठीक है, तो वो रेट भी क्या है उसमें, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसमें लीस्ट आता है। और नेक्स्ट आती है बात किसकी, लिक्विड्स की। लिक्विड जैसे ये बॉटल है, बॉटल के बीच में मान लीजिए आपको कुछ रेड लिक्विड आपने रखा है, ठीक है, तो अब रेड लिक्विड जो है ये क्या बता रहा है, इसमें बताया गया कि लिक्विड्स हैव डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, सॉरी, नो डेफिनेट शेप। और ये शेप किसकी लेते हैं, ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर। जैसे बॉटल है, बॉटल यहां से सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल शेप ले ली इन्होंने, ठीक है। अगर कोई जो है मान लीजिए कोई बॉटल ऐसी है जिसकी हेक्सागोनल है, ठीक है, उसके अराउंड जो हेक्सागन टाइप जो है शेप बनी है तो उस तरह से लेगा। अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर शेप लेगा, अगर ट्राइंगुलर है तो ट्राइंगुलर शेप है, कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम तो होता है ना, जैसे कि देखिए मान लीजिए ये बॉटल है, ये 1 लीटर की, तो 1 लीटर है, तो 1 लीटर क्या है, 1 लीटर क्या होगा, लीटर वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये इसमें है, लिक्विड्स टेक दी शेप ऑफ द कंटेनर, अभी मैंने आपको बताया, द शेप बिटवीन दी पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इनके बीच में देखिए जैसे इनमें जो है, इनमें थोड़ा थोड़ा जो स्पेस होगा, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं बिल्कुल इसको कंप्रेस कर पाएंगे, बिल्कुल ऐसे इसको स्क्वीज करके थोड़ी जगह में समेट पाएंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कंप्रेसिबल होते हैं बट ये सॉलिड से कम जो है थोड़ा ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनके बीच में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है, स्पेस ज्यादा होगा तो उसको क्या किया, उनको पार्टिकल्स को अट्रैक्ट, उनको ज्यादा नजदीक लाया जा सकता है, ठीक है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी का जो फिनोमेना, जो प्रॉपर्टी है उसको शो करता है। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। तो अट्रैक्शन जो होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इनके बीच में होगी, मतलब सॉलिड से कम और जो है गैसेस से ज्यादा, इनके बीच में रहेगी। और आगे द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, ठीक है, वो भी क्या रहेगी, इंटरमीडिएट, मतलब गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं, उनकी ज्यादा जो मूवमेंट रहती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स। लिक्विड की इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, बट क्या होता है गैसेस से कम और सॉलिड से ज्यादा होगी, इंटरमीडिएट। दे आर लेस कंप्रेसिबल, ठीक है, ये थोड़े कंप्रेसिबल होते हैं बट किससे, लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस। फिर आगे क्या है, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होगा, ठीक है, बस आपने ये याद रखना है। ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स थे, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए ये गैसेस आ गए, गैसेस में अगर मान लीजिए इतना सा पार्ट ले तो उसमें 4 से 5 है। पिछले बारे में अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो उसमें ज्यादा पार्टिकल्स थे एज कम्पेयर टू, अगर मैं सॉलिड की बात करूं उसमें सबसे ज्यादा, मतलब डेंसिटी उसमें ज्यादा होगी। डेंसिटी मतलब क्या आएगा कि कितने ज्यादा पार्टिकल इकट्ठे हैं एक फिक्स एरिया में, ठीक है। तो डेंसिटी को क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, नो और फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि इनका वॉल्यूम है कुछ कि यहीं पे इकट्ठी हुई, ये पूरे उसमें कंटेनर में आ जाएगी। जैसे अभी मैं रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहाँ पे अगर गैसेस, थोड़ी गैसेस भी मतलब थोड़ी एयर है तो वो क्या करेगी, पूरे रूम में जो है वो घूमती रहेगी। एज कम्पेयर टू अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड क्या है, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे इस रूम में 1 लीटर मैंने एयर डाली,
और 1 लीटर में जो पानी डाल रहा हूं, तो पानी क्या है, कुछ एरिया में ही वो सिमट के रह जाएगा, बट एयर जो पूरे एरिया में वो घूमती रहेगी। मतलब क्या है, क्या नहीं है इनके पास, नो डेफिनेट शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, कुछ भी डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं है। और ये क्या करते हैं, पूरे कंटेनर को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। द शेप बिटवीन दी पार्टिकल्स इज स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा उनके बीच में, बहुत ज्यादा ही मतलब स्पेस रहेगा इनके बीच में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स इज मिनिमम, मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में सबसे कम। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की क्या होगी, सबसे ज्यादा। ठीक है, और दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। देखो आपने सुना होगा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अगर मैं इसमें कंप्रेस करूंगा, ठीक है, गैस को कंप्रेस करके उसको लिक्विफाई किया जा सकता है, उससे उसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी होने की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, उसको जो चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। डिफ्यूजन मतलब क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने की जो उनकी रेट है वो सबसे ज्यादा है। मतलब क्या है, जो सॉलिड में बिल्कुल कम है, ठीक है, लिक्विड्स में थोड़ा है, बट अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के बीच में बहुत ज्यादा है, इनमें बहुत ज्यादा रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ये चीजें बताई गई कि सॉलिड के केस में क्या होगा, इस तरह से पार्टिकल्स हैं, एक फिक्स पैटर्न बना है इसमें। लिक्विड्स के केस में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, और गैसेस के बीच में क्या होगा, सबसे ज्यादा जो है स्पेस होगा। नेक्स्ट बताया गया चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज ऑफ स्टेट कैसे होगा, अब आपने ध्यान रखना है, दो तरह से चेंज किया जा सकता है स्टेट को। एक किया जा सकता है जब हम हीट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, हीट को अप्लाई करते हैं, या तो आप हीट को बढ़ाइए या तो उसको कम कीजिए, टेम्परेचर को कम, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड से बनेगा लिक्विड और लिक्विड से बनेगा गैस। ठीक है, अगर मैं इसको कूल करूंगा, उसमें टेम्परेचर को कम करूंगा, तो उसमें क्या होगा, गैस की जो पार्टिकल्स हो वो अट्रैक्ट होके लिक्विड में आ जाएंगे, और लिक्विड से जो अट्रैक्ट होके सॉलिड में बन जाएंगे। तो इसमें अलग अलग इनको बोलते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। ये क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, ये द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते, बट अगर मैं इसको हीट करूंगा तो मेल्ट कर जाएंगे। मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटना शुरू हो जाएगा, उसी की वजह से मेल्ट हुए, और मेल्ट होने की वजह से वो क्या करेंगे, वो अपनी स्टेट को चेंज कर देंगे। ठीक है, आइस से वाटर बन गया, और अब क्या करेंगे, अब इसको फिर से जो है इसको हीट अप करना शुरू करेंगे। ये बर्नर है, बर्नर से इसको हीट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, बॉइल करेगा। बॉइल करेगा तो उसमें से क्या निकलेगी, इसमें वेपर निकलेंगे, और वेपर क्या करेंगे, वेपर जो उड़ जाएंगे, मतलब इसने भी क्या कर दिया, अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। उसमें पार्टिकल्स वही हैं, उसमें वाटर ही है, ठीक है, बट उसकी तीन तरह से उसकी स्टेट्स हम बदल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मैं इसको ठंडा कर दूं, इन जो वेपर्स है वेपर को ठंडा कर दूं, तो ठंडा होने की वजह से क्या होगा, वो वेपर जो है एक दूसरे में कंडेंस होना शुरू करेंगे, ये फ्यूज होना शुरू कर जाएंगे, और फ्यूज जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स थे, जो भी मॉइस्चर के टाइनी पार्टिकल्स थे, जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स थी, वो क्या करेंगे, उनको जो क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में थी, उनमें एनर्जी थी तो वो उड़ गई। जब एनर्जी जो उनकी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, उसको ठंडा करना शुरू करेंगे, एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, तो वो एक दूसरे से जो मिलना शुरू कर जाएंगे, और वो क्या करेंगे, कंबाइन होके वो क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। और लिक्विड फॉर्म से अगर मैं इसको फिर से फ्रीज करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो फ्रीजिंग से उसमें क्या आ जाएगा, ये फिर से जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब ज्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और क्या होगा, उसमें चेंज होगा, वो आइस बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताया गया, व्हेन द सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस, व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, एंड व्हेन द लिक्विड इज cooled it changes into solid. एग्जाम्पल वही है आइस का। ठीक है, if ice is heated it changes into water, and water is heated it changes into steam. ठीक है, if the steam is cooled
इट चेंजेस इनटू वाटर, एंड इफ वाटर इज कूल्ड, फर्दर कूल्ड, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, वो किसमें चेंज आ जाएगा, वो आइस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये था इसमें हीट का कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें बोला मेल्टिंग या फ्यूजन। तो मेल्टिंग, आपने सुना होगा मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जिसमें कि कोई भी सॉलिड है वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, वो मेल्टिंग पॉइंट आ गया। और उसी तरह से एक आपने सुना होगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट है कि एक फिक्स पॉइंट है टेम्परेचर का जिसमें कि क्या करेगा, लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। ठीक है, एकदम से बॉइल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट है। आप देखिए, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव फ्रीली। तो फ्रीली मूव करेंगे तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, और ये जो ये आइस है ये वाटर की फॉर्म में जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देन द पार्टिकल्स then at particular temperature the solid melts to change into liquid। ठीक है, तो अभी देखो एक बताया गया यहाँ पे वाटर के केस में, वाटर के केस में क्या है 0 डिग्री। ठीक है, वाटर के केस में 0 डिग्री या 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ये बताया गया आपको टेम्परेचर जब इसमें वाटर काम क्या करते हैं, उसमें जब चेंज हो 0 डिग्री सेल्सियस में ही ये क्या करेगा, दोनों तरह से फ्रीजिंग पॉइंट भी यही है, बॉइलिंग पॉइंट भी, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट भी यही है। आगे देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट मतलब छुपी हुई। ठीक है, तो ऐसी हीट, तो इसके बारे में बताया गया था लेटेंट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे मान लीजिए 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg आपने आइस लिया, आइस को आपको क्या करना पड़ेगा, एक इतनी अमाउंट ऑफ हीट, आपको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस जो 1 kg आइस को आप वाटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये किस पे होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट पे होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो भी सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उस पे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, फ्यूज कर जाएंगे पार्टिकल। ठीक है, तो ये था हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या है कि 1 kg आइस को वाटर में बदलने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वही उसका क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब नेक्स्ट आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, boiling, when a liquid is heated its particle begin to move even faster। जितने पहले मूव कर रहे हैं उससे ज्यादा जो है मूव करना शुरू करेंगे, और क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई तो वो क्या करेगा, वो जहां जहां पे नीचे जो पार्टिकल्स है, ऊपर जो पार्टिकल, उनको क्या करेगा, उनको एनर्जी मिलती रहेगी। यहाँ पे उसकी एनर्जी मिल रही है और वो क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं। और एक टाइम पे क्या होगा, देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू गैस और वेपर। तो ये गैस ये स्टेट में चेंज हो जाएगा वो पानी। ठीक है, या कोई भी लिक्विड है। जैसे कि अब अगर हम पानी को बॉईल करें, कितना करना पड़ेगा, 0 डिग्री है उसका फ्रीजिंग पॉइंट या उसका मेल्टिंग पॉइंट, 100 डिग्री क्या है, 100 डिग्री उसका जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो उसमें क्या करेगा, उस 100 डिग्री पे पहुंच के वाटर क्या करेगा, एकदम से उसमें चेंज होना शुरू कर जाएगा वेपर्स में या स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना, मतलब ये पूरे जितना भी है कंटेनर उसमें सभी में होता रहता है। ठीक है, बट इसके विपरीत, मतलब इसके उलट अगर हम इसकी बात करें वेपराइजेशन, तो वेपर जो है होते हैं वो आपके यहीं से एस्केप करेंगे। ठीक है, वेपर हमेशा आपके इसी जगह से एस्केप करेंगे, क्योंकि ये वो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के जिनको ऑलरेडी एनर्जी मिल चुकी है। अब ये जो है, अब यहाँ पे टकरा टकरा के क्या करेंगे, इधर से वो निकलना चाहते हैं, जो कंटेनर से निकलना चाहते हैं, बट वो कंटेनर किस वॉल से ना निकल के वो क्या करेंगे, वो ऐसा एरिया ढूंढेंगे, सरफेस एरिया, ऐसा खुला एरिया ढूंढेंगे जहां से वो निकल पाए। ठीक है, और इससे ये निकल के ऊपर चले जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या होता है, जो वेपराइजेशन होता है। ठीक है, इवेपोरेशन जिसको बोलते हैं, इवेपोरेशन जो होती है वो सरफेस फिनोमिना होती है,
और अगर मैं बॉइलिंग की बात करूं तो वो बल्क फिनोमेना। व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, मतलब पूरे बल्क को ही पूरे ये जितना भी इसका स्पेस है, जितना भी ये पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे क्या है उसको चेंज कर देगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग जो भी प्रोसेस होती है। अब आगे देखिए, द टेम्परेचर ऑफ एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, मतलब 273 होता है 0 डिग्री केल्विन की फॉर्म में, और 100 जो है उसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, वो हमारे पास बन जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन में और जिसमें 100 डिग्री मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, पहले हमने पढ़ी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकेंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर बनने के लिए जो लेटेंट हीट है, मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, देखिए क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए। ठीक है, 1 kg लिक्विड आपने ये लिया है, उसको गैस में बदलने के लिए, उसको वेपर्स में बदलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का याद रखना, और एटमोस्फियरिक प्रेशर ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो उसका जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या करना है, फ्यूजन के केस में आपने क्या करना है कि मेल्ट जो करना है, हमने सॉलिड को मेल्ट करना है, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, एट मेल्टिंग पॉइंट एट एटमोस्फियरिक प्रेशर, जो भी एनर्जी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब इसमें क्या, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमोस्फियरिक प्रेशर, तो जो भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारा क्या बनेगा, वो बनेगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप आपको समझ आएगा। ये दो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको बच्चे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो आपने बस पॉइंट्स को याद रखना है। अब आती है बात जैसे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे ये सॉलिड है, अभी कोल्ड स्टेट में, ठीक है, अभी ठंडी अवस्था में, अभी इसमें मूवमेंट जो हो रही है थोड़ी थोड़ी हो रही है, बट अगर मैं इसमें देखूं, इसमें हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया तो उसमें मूवमेंट ज्यादा होगी, ठीक, वाइब्रेशन हो रही है इधर। ठीक है, अगर लिक्विड की बात करें तो ये कोल्ड स्टेट में अगर हम इसको हीट कर देता हूँ, हीट अप कर देता हूँ, तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, ये फैलना शुरू हो जाए। जैसे हम अगर एग्जांपल है, जैसे अगर आप जो है कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लीजिए, तेल डालिए उसमें, ठीक है, उसको हीट अप कीजिए, जितना उसका एरिया को उससे वो फैल जाएगा, मतलब वो क्या करेगा, पहले जो था वो थोड़ा थिक था, थिकनेस उसमें, विस्कोसिटी उसमें ज्यादा थी, अब क्या होगा, वो हीट करने की वजह से उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होगी, वो क्या होगा, वो पानी की तरह हो जाएगा। ठीक है, मतलब थिकनेस उसकी खत्म होगी और वो फैल जाएगा पूरे। थोड़ा सा भी अगर हम जैसे थोड़ा सा घी डालते हैं गरम किसी भी खाने में, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एकदम से फैल जाता है, क्योंकि क्या है, हीट होने की वजह से उसमें क्या है, उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा बन गया और वो क्या कर जाएगा, वो फैल जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि क्या करते हैं, जिसमें कि एक जो सॉलिड है, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू, आप बोल सकते हैं इसमें गैस, उसके गैसियस फॉर्म में। ठीक है, जैसे पानी, जैसे आइस से सीधा जो है वो स्टीम बन गई, आइस से सीधा स्टीम बन गई, बट आइस में क्या है, हमें वो चेंज होके ही आएगा। बट कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनको अगर हीट करेंगे तो डायरेक्टली वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो गैस में चेंज होते हैं। देखिए, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये दोनों तरफ से होता है। ठीक है, तो सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। इफ सॉलिड कैम्फर, कैम्फर की बात हो रही, सॉलिड कैम्फर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू वेपर। ठीक है, ये चेंज कर जाता है वेपर। यहाँ पे हमने क्या, बर्नर से इसको हीट कर रहे हैं, ये चाइना डिश है, उसके बीच में रखा है अमोनियम क्लोराइड, सॉलिडिफाइड फॉर्म में है। ठीक है, बट जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या कर, सब्लिमेट करेगा और वेपर की फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा इधर कहीं पे। ठीक है, और ये क्या है, इसमें ये हमें
मिल जाएगा। तो ये एक आप बोल सकते हैं एक एग्जांपल कि ये डायरेक्टली क्या कर जाता है, ये डायरेक्टली जो है गैस में ही चेंज होता है अगर हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, इफ द वेपर्स आर कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। अब वेपर को कूल करो तो डायरेक्टली क्या सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। जैसे कि मैंने आपको कहा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अब लिक्विफाई किया गया, उसको लिक्विफिकेशन की प्रोसेस क्या है, ये क्या है, एक गैस है, यहाँ पे ये पार्टिकल्स है। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसमें। ये मैं थोड़ा इसको रेड कलर से आपको बता देता हूँ, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब क्या किया, ऊपर से प्रेशर लगाया, इसमें इधर से फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल जो है ये ज्यादा नजदीक आ गए, ज्यादा नजदीक आने की वजह से क्या होगा, इनमें फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, फ्यूजन हो जाएगा मतलब क्या, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, ऐसे एट फोर्सेस बाय अट्रैक्शन में बन जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, वो गैस जो है लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, देखिए अभी इधर वॉल्यूम ज्यादा था, अभी वॉल्यूम जब आपने इसका कम कर दिया, प्रेशर की वजह से उसको कम कर दिया वॉल्यूम इसका, तो वो क्या आ जाएगा, वो एक दूसरे से मिल जाएंगे और एक जो है एक लिक्विड की फॉर्म में इसमें बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने पे वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। प्रेशर अप्लाई कर दो और टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इज कॉल्ड ड्राई आइस। जो ड्राई आइस जो होता है, ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर में होता है ड्राई आइस, ठीक है, या जो भी जैसे कुछ स्प्रे करने के लिए होता है जिसमें जैसे फ्यूम निकलते हैं, मतलब आइस की तरह जिसमें से निकलता है। ठीक है, अब कैन वगैरह मिलते हैं ऐसे मार्केट में, तो आप उसको बोल सकते हैं। तो ये ड्राई आइस जो होता है ये ड्राई होता है, ठीक है, मतलब आइस की तरह रहेगा, ठंडा रहेगा, बट क्या है वो हमारे क्लोथ्स को या हमारी स्किन को वेट नहीं, स्किन को तो चलो जला ही देता है, बट हमारे क्लोथ्स को वेट नहीं करता, तो ये ड्राई फॉर्म में रहता है। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस टू चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, तो इस तरह से मतलब क्या है, इसको अगर दबाते रहेंगे तो क्या होगा, वो एक सॉलिडिफाई फॉर्म में हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको ड्राई आइस बोलते हैं। ये आपका क्या होगा, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। लिक्विड में गैस से हम लिक्विड बना सकते हैं, गैस से हम क्या करते हैं, सॉलिड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। अब देखिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से मुझे बनाना है लिक्विड, तो क्या है, फ्यूजन या मेल्टिंग। हीट अप करो, हीट दे देंगे यहां पे, तो क्या होगा, उससे ये फ्यूजन हो जाएगा, हीट। ठीक है, इधर हीट, और इस तरफ सॉलिडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कूल करना पड़ेगा। ठीक है, अब लिक्विड से अगर मुझे वेपर्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे करना पड़ेगा हीट, और इसके रिवर्स में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा इधर। ठीक है, डायरेक्टली अगर आपको सॉलिड से गैस चाहिए या गैस से आपको सॉलिड चाहिए, तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा, इसके सब्लिमेशन प्रोसेस होती है कि क्या करो आप जो है इसमें डायरेक्ट गैस से सॉलिड बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा, और सॉलिड से गैस बनाना चाहते वो भी बन जाएगा। हीट का भी और प्रेशर का भी इसमें रोल रहता है। ठीक है, अब ये आ गया इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है, इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना है। मतलब क्या है, आपको हर एक टेम्परेचर पे ये देखने को मिलेगा इवेपोरेशन। ठीक है, क्या रहता है, देखिए कि ये जो लिक्विड है, लिक्विड में जो भी इसमें वाटर पार्टिकल्स हैं, जो भी टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर उनको हीट मिली तो क्या करेंगे, वो एस्केप होने की कोशिश करेंगे, एस्केप होंगे। ठीक है, और इसमें से जो बाकी पार्टिकल उनके पास नहीं होगा तो वो एस्केप नहीं होगा। मतलब क्या होगा, अगर मैं पूरे, मान लीजिए मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया, उसमें से अगर मैं इस तरह, मान लीजिए इस रूम में मैंने रखा, ठीक है, तो उसमें से भी क्या होगा, उसमें से भी जो वाटर पार्ट जो रहेगा, इवेपोरेशन प्रोसेस होती रहेगी, क्योंकि उसमें जो थोड़ी थोड़ी फॉर्म में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको क्या मिल रही है, उनको हीट एनर्जी मिल रही है, और उस वजह से पार्टिकल जो एस्केप कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर,
बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो बल्क फिनोमेना कौन सा होता है, वो होता है आपका बॉइलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू वेपर स्टेट। ठीक है, जो लिक्विड के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अगर उन पार्टिकल्स को, जो उन मॉलिक्यूल्स को, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अगर मिल गई हीट एनर्जी, तो वो क्या करेगा, वो एस्केप करना चाहेगा। एस्केप करना चाहेगा वो तभी कर पाएगा जब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जो तोड़ देगा, उसको ओवरकम कर जाएगा, तभी वो वहां से भाग पाएगा। तो इसमें भागने के लिए क्या, कौन सी जगह रहती है, सरफेस ही रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर देखिए इसमें कुछ फैक्टर बताए भी गए, जैसे कि इवेपोरेशन को डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा इजीली इवेपोरेशन होगी। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे बॉइलिंग का आप लेके चलो, तो बॉइल करोगे तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो जितना ज्यादा जो है एनर्जी हम देते जाएंगे उसको वो एस्केप करता जाएगा। तीसरा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होगा, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगी। अब विंड स्पीड, ठीक है, आपने यूजुअली नोटिस किया होगा, जैसे कि मान लीजिए पसीने से लथपथ होके आप जो है रूम पे आए और आपने क्या, फैन को ऑन कर दिया। फैन ऑन करने के बाद जो है आपको जो पसीना जो एकदम से सूख जाता है, ठीक है, उड़ जाता है, वो क्या होगा, वो विंड स्पीड पे भी इवेपोरेशन डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, ज्यादा अगर स्पीड पे हम फैन लगाएंगे तो हमारा पसीना जल्दी सूखेगा, अगर कम स्पीड से होगा तो वो नहीं, वो कम स्पीड से सूखेगा। फिर है इसमें इंक्रीज दी सरफेस एरिया इंक्रीज दी रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लेके चलें कि एक आपने कंटेनर रखा है इतना सा, मान लीजिए गिलास लिया आपने उसमें पानी रखा है, ठीक है, और एक आपने कंटेनर रखा है इतना बड़ा, उसमें क्या आपने इस तरह से पानी रखा है। तो इनमें से जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसमें जो है जो पार्टिकल्स हैं उनको एस्केप होने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। मतलब क्या है, अब इन जगह से तो वो निकल नहीं पाएंगे, ठीक है, वो निकलेंगे तो यहीं से, तो इसमें ज्यादा जो है इवेपोरेशन एज कम्पेयर टू स्मॉल सरफेस एरिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अभी मैं बॉइलिंग का आपको बता चुका हूं। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब ये उल्टा है। ठीक है, ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो कम इवेपोरेशन होगी, अगर कम ह्यूमिडिटी होगी तो ज्यादा इवेपोरेशन होगी। ठीक है, हॉट ड्राई डे में जो है हमें क्या है, जो डेजर्ट कूलर है वो ज्यादा जल्दी कैसे काम करता है, मतलब अच्छे से कैसे काम करता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है। और क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जो है पानी, मतलब जो हवा के साथ जो है ज्यादा जो उसमें से निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी कूलर, डेजर्ट कूलर की बात करें तो इसका आगे इसमें बताया गया, जैसे मान लीजिए ये जो है यहाँ पे आप पानी छोड़ रहे हैं इसमें, ठीक है, और इस तरफ से विंड आ रही है, और आगे जो है आगे एक फैन है। फैन क्या कर रहा है, फैन अट्रैक्ट कर रहा है एयर को, और इसके साथ में क्या आ रहा है, मॉइस्चर ज्यादा आ रही है। अब मान लीजिए जैसे आप जो है आजकल गर्मियों का टाइम है, आजकल आपने इसका यूज किया तो आपको जो है ज्यादा ठंडा जो है महसूस होगा। बट अगर बरसात के टाइम में, अभी मानसून सीजन आने वाला है, तो उस टाइम पे अगर आप इसका यूज करोगे तो आपको जो है पहले से ही ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे ये ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज्यादा है और उस टाइम पे ये इवेपोरेशन है वो कम होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अभी मैंने आपको बताया कि पसीना हमारा कैसे सूख जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें टाइप थे। अब इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कुछ इसमें पॉइंट्स है, देखिए। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलें, जैसे आपने क्या किया, एसीटोन जो आपने हथेली पे डाला, ठीक है, क्वेश्चन भी आपका एसीटोन डाल दो या अल्कोहल डालो, अपनी हथेली पे डालो, तो वो क्या करेगा, एसीटोन या जो भी आपका लिक्विड है वो क्या करेगा, आपकी हीट जो भी हीट होगी आपकी हथेली की उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी एस्केप करेगा। ठीक है, एस्केप करेगा, उसके जो पार्टिकल एस्केप करेंगे उसकी वजह से क्या होगा,
आपको उस एरिया में जो है आपको ठंडक महसूस होगी। तो इसमें देखिए क्या बोला है, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवेपोरेट्स सो द सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। सेकंड, इसमें देखो एग्जांपल बताया इवेपोरेशन कूलिंग। स्वेटिंग, स्वेटिंग से हमें होती है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं पंखे के नीचे बैठ जाते हैं तो हमारी जो है जो भी स्वेट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर को भी वो क्या करता है, मतलब उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हमें महसूस होता है, तो कूलिंग हमें महसूस होती है। सेकंड, अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट देखिए, पॉट्स इस तरह से रहते हैं, ये पॉट्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपने मान लीजिए पानी भरा है, ये पानी भरा है और इसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसमें से जो है वो इवेपोरेशन चलती रहती है लगातार। ठीक है, अब इवेपोरेशन चलती रहेगी तो क्या करेगी, वो उस पॉट का टेम्परेचर और अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उसका टेम्परेचर भी क्या करेगा, उसमें से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इस वजह से जो पॉट होगा, अर्दन पॉट, उसकी जो टेम्परेचर होगा वो हमें ठंडा मतलब कम लगेगा और उसकी वजह से वो क्या करता है, हमें महसूस होता है कि इसमें ठंडा पानी है। ठीक है, अर्दन पॉट या जो भी मिट्टी के बर्तन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इवेपोरेशन कूलिंग सिस्टम। तो इसमें क्या बताया गया, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होता है जब हम डेजर्ट कूलर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाहर से गर्म हवा आई, मान लीजिए कुछ में टेम्परेचर है 30 डिग्री, उसमें मान लीजिए 30 डिग्री टेम्परेचर है। अब ये जो हवा है अंदर की तरफ जो सक की जा रही है, उसको खींचा जा रहा है। ठीक है, फैन के थ्रू उसको खींचा जा रहा है। अब हवा जब आई तो वो एक शीट के थ्रू क्रॉस करेगी, या आप मान के चले इसमें जो घास है, ठीक है, जैसे डेजर्ट कूलर में रहता है उसमें घास है, तो उसमें से क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम पानी उसमें से डाल रहे हैं, पानी उसमें से गिर रहा है और ये इसके बीच में से होके जा रहा है, मतलब ये पूरा जो है गीला है और हवा जो इसमें बीच में से आ रही है उसको सक इन किया जा रहा है। अब जो ये हवा आ रही है तो उसमें कुछ हीट एनर्जी है, तो ये जो पानी है उसमें से ये इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो गया तो इसका मतलब है उस हवा में से एनर्जी को निकाल दिया गया, उसको हीट एनर्जी को ले लिया गया है और आगे जो हमें हवा मिल रही है वो हमें ठंडी हवा मिल रही है। सेम आप देखिए, ये इधर भी सेम है। ठीक है, ये उसका सिस्टम बताया गया कि बाहर से गर्म हवा आई, ये फिल्टर लगा है, ठीक है, ऊपर से पानी गिर रहा है और इवेपोरेशन हो रही है। इवेपोरेशन के बाद क्या हो रहा है, हमें आगे ठंडी हवा मिल रही है। तो ये कुछ यहाँ पे सिस्टम था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा टॉपिक। मैंने ट्राई किया कि आपको इसमें सारी चीजें पता चले, मैक्सिमम जो है जितने भी पॉइंट्स हैं आपको सारे पता चले। एंड इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस के लिए, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इसी तरह का कंटेंट बनाने के लिए। एंड दैट इज ऑल इन दिस वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।